कि बॉडी रियल सेल्फ नहीं है। लेकिन भैया गोरखनाथ टस से मस होने को तैयार नहीं। बोलते बकवास बंद करो। गोरखनाथ कहते हैं एक बड़ा सा तलवार मंगाया, पतली धार वाली एकदम। बोला लो मुझे काट के दिखाओ। गोरखनाथ ने प्रभुलिंगा से कहा ये लो तलवार और मुझे काट के दिखाओ। जोर से नहीं बट फिर भी मारा। तो बोलते जोर से मारो मुझे। और जब जोर से तलवार चलाई तो आवाज कैसी आई, कैसी आनी चाहिए, खच। लेकिन आई कैसे, टन। अच्छा उसके बाद प्रभुलिंग कहते हैं देखो अब मेरी बारी है भाई, तुम भी मुझे मार के दिखाओ। पहले तो गोरखनाथ को थोड़ा सा संकोच हुआ कि नहीं मारेंगे, बेचारा चोट लग जाएगी, बुढ़ा आदमी है। लेकिन उसका नहीं, मुझे देखो मैंने तुम्हारे कहने पर मारा था, तुम भी मारो। तो उसने उठाकर तलवार मारी और कैसी आवाज आनी चाहिए थी, खच या कम से कम ठन। लेकिन आवाज कैसी आई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। हर रोज़ कुछ नया डिस्कवर करिए क्योंकि ये दुनिया ज़िंदा है। ये दुनिया ज़िंदा है मतलब हर रोज़ कुछ नया नया हो रहा है। हर रोज़ आप थोड़ा सा अंधेरे से निकलकर थोड़ा सा उजाले की तरफ जा रहे हैं। और उसी में से एक नई चीज़ आज मुझे बड़ी मम्मी सुना रही थी, उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगी बहुत जल्दी आपके लिए, कि हमारा ब्रेन दुनिया को समझने की कोशिश तो करता है बट जब नहीं समझ पाता तो पता है क्या करता है, वो एक कहानी बना लेता है। जहाँ तक समझ में आता है वो समझने की कोशिश करता है, जैसे समझना बंद हो गया, कंफ्यूज हो गया, वो चुप हो जाएगा और अपने मन में कहानी बनाना शुरू कर देगा, मतलब थॉट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। क्योंकि वो कहानियों के माध्यम से ही वो समझ पाता है। इसलिए आज की कहानी है एक ज्ञानी और एक सिद्ध के बीच में। एक परम ज्ञानी, एक एनलाइटेंड जो सेक्शन 4 पे पहुंच चुका है और एक जो सेक्शन 3 पर है, इन दोनों के बीच की कहानी है। उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने गॉस्पेल्स पे। एक लिंगायत सेक्ट हुआ था, जैसे हिंदुइज्म है या इस्लाम है, ऐसे ही एक लिंगायत सेक्ट था। उसके फाउंडर का नाम है प्रभुलिंगा। क्या नाम है, प्रभुलिंग। वो पूरे इंडिया में घूम रहे थे, सभी जगहों पर अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात कर रहे थे, ज्ञान लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और उनकी मुलाकात हुई द फेमस योगी, एक सिद्ध पुरुष सेक्शन 3 वाले, उनका नाम था गोरखनाथ। अब अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना तो उनकी ढेर सारी फिल्में भी हैं गोरखनाथ की। हाँ, तो योगी गोरखनाथ ने बड़ी इज्जत से उनको रिक्वेस्ट किया, बुलाया, मिलने के लिए बिठाया। ठीक है, बट उसको खुद के ऊपर बड़ा एहसास था कि जितना पावरफुल मैं हूं ना, इतना पावरफुल बहुत कम लोग हैं। क्योंकि गोरखनाथ को इस दुनिया की जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर ताकत हासिल हो गई थी, किसी भी चीज के साथ कुछ भी कर सकते थे इस दुनिया में, ऐसी उनको सिद्धि मिल चुकी थी। इसलिए सामने जो गेस्ट आए थे प्रभुलिंग, उनको वो अपने से इंफीरियर नहीं तो अपने बराबर मानने को तैयार थे, सुपीरियर नहीं। और जब मिले तो उनसे बोलते हैं एक फिलोसफिकल तरीके से, कौन है आप, आपकी व्यक्तित्व क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं कौन हो तुम, तो आप बोलेंगे भाई मैं श्रीश हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ ना। लेकिन मैं कहूँ तुम अंदर से कौन हो, मैं आपको जानना चाहता हूँ वेदर यू नो योर सेल्फ, यू नो योर ट्रू सेल्फ। तो ऐसे उन्होंने पूछा कि आपका ट्रू सेल्फ क्या है। प्रभुलिंग समझ गए उनके सवाल को। प्रभुलिंग ये भी समझ गए कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं। बोलते मुझे जानने के लिए तो खाली वही आदमी जान सकता है जिसने अपने ईगो को ख़त्म कर दिया है, अपने मन में सारे रूट्स को ख़त्म कर दिया है। और रूट्स नहीं, ईगो के ब्रांचेज होते हैं, वो भी काट दिया है। और जो खुद को पूरी तरह से रियलाइज़ कर चुका है, खाली वही जान सकता है मुझे। और फिर बोलते हैं, प्रभुलिंग बोलते हैं मैं तुमको क्या बताऊं, तुम तो अभी भी अपने इस शरीर के साथ बंधे हुए हो। बड़ा खराब लगा इनको, मैं सिद्ध पुरुष, मैं शरीर से बंधा हूं। तो इन्होंने भी कहा अच्छा, अपने बारे में ऐसे बोला कि जो आदमी इमॉर्टैलिटी को नहीं जान पाया है, इस शरीर में रहते हुए जो आदमी अमरत्व को नहीं जान पाया है, जो भगवान शंकर की पूजा करते थे, भगवान शंकर आदि योगी हैं, उनकी आशीर्वाद से जिसने अपने बॉडी को इमॉर्टल, अमर नहीं बना लिया है, वो क्या जानेगा मुझे कौन। समझ गए दोनों की पर्सनालिटी। एक बोल रहा है जो अपने आप को पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाया है, वो मुझे कैसे जान पाएगा। और दूसरा बोल रहा है जिसने अपनी बॉडी को इमॉर्टल नहीं किया, वो मुझे क्या जानेगा। प्रभुलिंग ने कहा देखो, जो रियल नॉलेज है वो ये है कि खुद को जानना, ना कि अपने शरीर को इमॉर्टल बनाना, अमर बनाना। और फिर काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की गोरखनाथ को कि बॉडी रियल सेल्फ नहीं है। लेकिन भैया गोरखनाथ टस से मस होने को तैयार नहीं। बोलते बकवास बंद करो। गोरखनाथ कहते हैं एक बड़ा सा तलवार मंगाया, पतली धार वाली एकदम।
बोला लो मुझे काट के दिखाओ। गोरखनाथ ने प्रभुलिंगा से कहा ये लो तलवार और मुझे काट के दिखाओ। जोर से नहीं बट फिर भी मारा। तो बोलते जोर से मारो मुझे। और जब जोर से तलवार चलाई तो आवाज कैसी आई, कैसी आनी चाहिए, खच, लेकिन आई कैसे, टन। ऐसा लगा जैसे किसी पत्थर या किसी लोहे को मारा गया। एक तलवार ने दूसरे लोहे को मार दिया और टन से आवाज आई और उस बेचारे तलवार का थोड़ा सा जो धार था वो भी खराब हो गया, ब्लंट हो गया। और फिर प्रभुलिंग ने उनको दिखाने के लिए ऐसे दिखाया जैसे अरे मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया। जैसे आप नहीं किसी बच्चे के साथ खेलते हैं तो बच्चे को दिखाते हैं कि हाँ 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 मैं तो, तुमने तो मुझे पकड़ लिया, अरे नकली दिखाया कि मैं सरप्राइज हूँ। अच्छा, उसके बाद प्रभुलिंग कहते हैं देखो अब मेरी बारी है भाई, तुम भी मुझे मार के दिखाओ। पहले तो गोरखनाथ को थोड़ा सा संकोच हुआ कि नहीं मारेंगे, बेचारा चोट लग जाएगी, बुढ़ा आदमी है। लेकिन उसका नहीं, मुझे देखो मैंने तुम्हारे कहने पर मारा था, तुम भी मारो। तो उसने उठाकर तलवार मारी और कैसी आवाज आनी चाहिए थी, खच या कम से कम ठन। लेकिन आवाज कैसी आई, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी हवा में तलवार चल रही है। वो आदमी सामने खड़ा है और उसके थ्रू एंड थ्रू तलवार चली गई, उसको कुछ हुआ ही नहीं। गोरखनाथ बोला भैया कौन हो तुम? इसके पहले पूछ रहे थे कौन हो तुम, और अब क्या पूछ रहे हैं, प्रभु कौन हो तुम? ये सारी चीजें पता है क्यों हुई थी? बिकॉज कहीं ना कहीं एक टाइम आ गया था गोरखनाथ का अपने सेल्फ को जानने के लिए। नेक्स्ट स्टेज पर सेक्शन 3 से सेक्शन 4 पे जाने का टाइम आ गया था। तब जाके उन्होंने सुनना शुरू किया ट्रूथ के बारे में, और फिर प्रभुलिंगा ने उनको ब्रह्म विद्या दी। आज का सूत्र, एक स्टार कैनपस है, वो पूरे ब्रह्मांड का सेकंड मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार है। सन उसके सामने बहुत छोटा है। स्टार कैनपस दुनिया का सबसे ब्राइट स्टार है, उसका नाम है स्टार सीरियस। सेकंड मोस्ट ब्राइटेस्ट इज स्टार कैनपस। सीरियस और कैनपस दोनों मिलकर के एक पोल बनाते हैं यूनिवर्स में, जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल है, और इसके चारों तरफ हर चीज घूमती है, सब कुछ। ये हमारे 9 ग्रह और जितने भी यूनिवर्स हैं वो सब इन्हीं स्टार कैनपस और स्टार सीरियस के चारों तरफ घूमते हैं। सन और ये पूरा 9 प्लैनेट्स, हमारा सोलर सिस्टम बोलते हैं इसको, ये सब मिलकर के उसकी चक्कर काटता है। इसका नाम इसलिए ले रहे हैं, जब आप सेक्शन 1 से IESM से उठकर सेक्शन 2 की तरफ पहुंचेंगे तो एक बहुत ही अजीब चीज होगी। आपके बॉडी में एक नेचुरल रिपल्शन चालू होगा, एक रिजेक्शन। आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ है? मेरे को तो बहुत ऑब्वियस फील हुआ है। शराब को मैं बिल्कुल पसंद नहीं कर पाता। लोगों की रिपल्शन, कभी ऐसा कोई इंसान जिसको आप पहले बहुत पसंद करते हो अब नहीं पसंद करते? वैभव के पुराने दोस्त जिनके साथ ये खूब ढेर सारे बेकार काम करते थे, हम सब के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, और जैसे ही हमारा ब्रेन इवॉल्व होना शुरू होता है, उसकी वासनाएं चेंज होती हैं, उसका इमोशनल कंस्ट्रक्शन बदलता है, इमोशंस का कंस्ट्रक्शन, तो वो रिपल्स करना शुरू कर देता है पुराने दोस्तों को। अगर आप नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप अभी तक वहीं हैं। हेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट नाउ यू कांट गो इनटू दैट ग्रुप। तो ये है योर एवोल्यूशन फ्रॉम IESM। बहुत बार ऐसा अगर आप नॉन स्पिरिचुअल हैं तब भी होता है, कॉलेज बदलता है, आपका सिटी बदलता है, लेकिन फिर भी आपको पुराने लोग पसंद होते हैं। लेकिन यहां पता है क्या बोल रहे हैं, स्टार कैनपस के नाम क्यों लिया गया है? जैसे जैसे आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ेगी, आप दुनिया के सारे एल्योरमेंट से फ्री हो जाएंगे। आपने वो देखा है नार्निया लास्ट मूवी, उसमें ये लोग एक शिप में जाते हैं और वो शिप एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर उनके माइंड में, इवन नार्निया की शुरुआत की मूवीज में यही है कि आपके माइंड में अगर कोई चीज़ है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, तो आसपास की एनर्जीज आपको वो चीज़ दिखा करके आपका फ़ायदा उठा सकती है। जैसे ये आपका हैरी पॉटर, वो एक शीशे के सामने बैठा हुआ था और उस शीशे में उसको क्या दिखाई दे रहा था? उसके माँ बाप, जो उसको चाहिए था। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें शीशे में दिखाई देगा, और इस दुनिया में भी हमको वही दिखाई देता है जो हमको चाहिए। असल में वो हम है नहीं, उसको पाके हमारी फ्रीडम नहीं मिलेगी हमको, लेकिन फिर भी हमको चाहिए क्योंकि वो हमारे ब्रेन का ऐसा वासना है, जैसे शरीर में कोई घुसी हुई बीमारी जिसकी जड़ बहुत गहरी होती है और वो ठीक नहीं होती। हमारे बॉडी में ना ढेर सारी वासनाएं हैं और हम उससे गिव अप कर चुके हैं। हमको पता है कि बदलेगी नहीं, इनफैक्ट हमको लगता है कि बदलना छोड़ो, इसको एंजॉय करो। इसीलिए हमारे आसपास की सोसाइटी में फैशन, ईगो, वायलेंस, ड्रिंक्स, ये सब प्रचलित है। क्या है ये? वासनाज। लेकिन जैसे जैसे आप
बढ़ना शुरू करेंगे, आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंप्रूव होगा, आपका आईएसएम से सेक्शन 2B की तरफ पहुंचेंगे, 3 की तरफ पहुंचेंगे, तो सारे एल्योरमेंट्स, सारे आपको अट्रैक्ट करने वाली चीजें, खाली इंसानों से नहीं, सभी तरह के बीइंग, हमारे प्लैनेट से लेकर के स्टार कैनपस तक, इवन सेलेस्टियल बीइंग, और यहां तक कि सेलेस्टियल बीइंग्स जिनको आप देवी देवता कहते हैं, कहानियां नहीं है, इंद्र, पवन और अग्निदेव, ये सब सेलेस्टियल बीइंग्स हैं। आपको ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको लालच दे सकते हैं। विश्वामित्र को इंद्र ने मेनका को भेजा, एल्योर किया, लेकिन बेचारे विश्वामित्र रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ी हुई नहीं थी, सेक्शन 2 तक थे बस। जब सेक्शन 4 पे पहुंचते हैं तब सारे फॉर्म्स ऑफ एल्योरमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, आपको एक तरह की रिपल्शन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप सेक्शन 4 पे नहीं पहुंचते हैं तो एक बड़ा खतरा है। जैसे आप सबके अंदर में अभी तक पूरी तरह से ज़नोगा घुसी नहीं है। कैसे पता मुझे? जैसे ही मैं हटूंगा यहाँ से, अगर मैं क्लास में नहीं बैठूंगा तो आप लोग नहीं बैठेंगे, आप लोग ये प्रैक्टिसेस न पढ़ेंगे न प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके अंदर में अगर कोई चीज़ की बदलने की पॉसिबिलिटी है तो वो बदलेगी। आप अभी भी उस चीज़ को फील करते होंगे, पता है, आपके पुराने फ्रेंड्स, नॉन फ्रेंड्स को थोड़ा थोड़ा आप रिपल्स करते होंगे, ऐसी चीज़ें जो वैसे ख़राब हैं लेकिन फिर भी आपको, जो पहले अच्छी लगती थी लेकिन अब नहीं अच्छी लगती, रिपल्स करते होंगे। लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग बैक। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब तक आपके बॉडी में, आपके माइंड में पॉसिबिलिटी है बदलने की, तब तक आपको अपने ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। देखा नहीं गोरखनाथ को सिद्धि मिल गई, उसके बाद उनको सिद्धि पर ही घमंड हो गया। शिरीष गए थे इलाहाबाद, इसके पहले वैभव गए थे इलाहाबाद। वैभव भी चाहते थे साइकिल लाना अपनी गियर वाली, ला नहीं पाए क्योंकि वासना उतनी मजबूत नहीं थी। शिरीष गए, अलग अलग करके पुर्जा पुर्जा करके गाड़ी में भर लेकर आ गए। इसको बोलते हैं वासनास। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है समझाना भाई। सेक्शन 2 और 3 जब आपका खुलता है तो आपको मिलता है इंट्यूटिव नॉलेज। अभी रिसेंटली मुझे एक अंकल बोल रहे थे कि आशीष, गुरु का महत्व तुम बता रहे हो कि गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कृष्णमूर्ति ने तो इस चीज़ को इनकार किया है। वो तो बोलते हैं एक आदमी को खुद का गुरु होना चाहिए। तो मैंने उनसे बहस नहीं की, लेकिन मैं उनसे बताना चाहता हूँ ये चीज़ कि मेरी नॉलेज बुक से नहीं आती। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज कहाँ से आती है? सेक्शन 2 और 3 से। बुक्स एक दरवाजे की तरह है, उसके थ्रू मैं नॉलेज को लेता हूँ। अगर बुक्स ना भी हो तो मैं पेड़ पौधे, आसमान, लोगों को देख के इंट्यूशन पा जाता हूँ। क्योंकि सेक्शन 2 और 3 जब खुलना शुरू होता है तो आपको मिलता है इंट्यूटिव नॉलेज। इनफैक्ट हम सबको जो नॉलेज मिलता है वो मिलता है इंट्यूटिव नॉलेज से ही, लेकिन वो हमारे थॉट्स की, सेक्शन 1 की IESM की गड़बड़ की वजह से वो नॉलेज खत्म हो जाता है। अभी आप मेरी बातें सुन रहे होंगे, कुछ लोग वीडियोस के थ्रू मेरी बातें सुन रहे होंगे। एक भाई साहब ने कमेंट में लिखा है कि मुझे पता नहीं मैंने कब आपका वीडियो चालू किया और पिछले कुछ महीनों से मुझे इन वीडियोस की एडिक्शन हो गई है। मैं बिना वीडियो देखे सो ही नहीं पाता हूँ, एक वीडियो रोज देखता हूँ आपका। तो वो एडिक्शन क्यों हो गई है? नॉट बिकॉज मेरी आवाज़ बड़ी सुरीली है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके इंट्यूटिव नॉलेज को ट्रिगर मिल रहा है। बट चूंकि पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग बैक है, IESM बहुत एक्टिव है, इसलिए वो नॉलेज बहुत जल्दी हट जाता है। कल जब गौरी आई थी, कल ही की तो बात थी, आप परेशान थी और फिर बैठ करके कुछ शब्द सुने और ठीक हो गया। नहीं, ये शब्द तो बाहर से क्यूज की तरह आए, अंदर जाकर के आपके सेक्शन 2B को क्लिक किया और उसने IESM को चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। इंट्यूटिव नॉलेज मतलब हमारे ही ब्रेन का डिकोडिंग है, वो बाहर से नहीं आता। लेकिन वो डिकोडिंग के बाद खट से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा थॉट्स आ जाता है। हम जैसे ही कुछ नॉलेज को अभी एसिमुलेट कर रहे हैं, उसको डिकोड करके एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक से हमने कोई फ़ोन चालू कर लिया, कोई कॉमेडी सीरियल देख लिया और वो बेचारा हट जाता है, ठहर नहीं पाता है। एक पौधा है, आपने उसको लगाया, तुरंत उसको उखाड़ कर किसी और पौधे को लगा दिया, फिर उसको उखाड़ कर किसी और पौधे को लगा दिया, फिर उसको उखाड़ कर किसी और पौधे को लगा दिया। वो बेचारा जैसे ही आपने पहला पौधा लगाया था, उसके अंदर में रूट्स ने जस्ट चालू किया था मिट्टी के अंदर घुसना, लेकिन तब तक से आपने उसको उखाड़ कर दूसरे पौधे को लगा दिया। हम सब के ब्रेन में नॉलेज इंट्यूटिव नॉलेज ही होता है, तभी हम कुछ एक्शन ले पाते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से हम चेंज करते रहते हैं बिकॉज ऑफ इम्पल्सेस। लेकिन अगर आप इंट्यूटिव नॉलेज के साथ रह सकें, सेक्शन 2 और 3 के साथ रह सकें, IESM को ऐसा कर सकें कि वो डिस्टर्ब ना हो आसपास की चीज़ों से, वीडियो से, फ़ोन से, लोगों से, चेंजिंग सिचुएशन से, गरीबी अमीरी से, कोई अगर आपकी बेइज्जती कर रहा है उससे, कोई आदमी आपकी तारीफ कर रहा है उससे, तो धीरे धीरे आप रह पाएंगे एटर्नल नाउ में।
एटर्नल नाउ मतलब एक ऐसा स्टेट जिसका कोई डेथ नहीं होता। कृष्णमूर्ति इसको कहा करते थे, यू गेट आउट ऑफ द स्ट्रीम। एक लेडी ने कृष्णमूर्ति से पूछा, मेरा भाई खत्म हुआ है 2-3 दिन पहले, एले नॉडी नाम था उनका, तो अब वो कहाँ है? कृष्णमूर्ति बोलते वो इसी स्ट्रीम में है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के स्ट्रीम में, मेमोरीज के स्ट्रीम में, दुखी और सुखी होने के स्ट्रीम में, सेंसेशंस की स्ट्रीम में। हम पता है हम किस स्ट्रीम में रहते हैं? हमने खाना खाया, पेट भरा, उसके बाद 3 घंटे बाद पेट खाली हो गया, फिर से भूख लग गई, फिर कुछ खाया, अब दोबारा वही नहीं खा पाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो कुछ और चाहिए, कोई और टेस्ट चाहिए। वो खाया, थोड़ी देर भूख शांत हुई, तब तक से नींद आ गई। तो जो ये बॉडी है वो चेंजिंग चीज़ है, बदलती हुई चीज़ है, और इसको चाहिए ढेर सारे सेंसेशंस। इस तरह का मशीन है, जैसे एक बड़ी सी मशीन होती है, उसमें आप रॉ मटेरियल डालते हैं, वो खड़ चलती रहती है, उसमें से प्रोडक्ट निकलता है, फिर आप रॉ मटेरियल डालते हैं, उसमें से कचरा भी निकलता है। ऐसी एक मशीन है, इसको कृष्णमूर्ति बोलते थे स्ट्रीम। इसमें से आप निकल जाते हैं, आप रहते हैं एटर्नल नाउ में। ये इमेजिन करना हमारे माइंड के लिए इम्पॉसिबल है, बिकॉज हमारा माइंड ही बना हुआ है, ये ISM बना हुआ है पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर। एक भी सेकंड आप पास्ट और फ्यूचर के बिना रह नहीं पाते। जब आप चले जाएंगे यहां से ऊपर जाकर, तुरंत आप चले जाएंगे में पास्ट में। आप एक वीडियो देखेंगे, वो पास्ट है। वीडियो कैसे पास्ट है जी? मैं चाहता हूं आप इसको खोजें कि एक वीडियो पास्ट कैसे है। एटर्नल नाउ और पास्ट में डिफरेंस क्या होता है? हम लोग किस चीज को एंजॉय करते हैं बताइए। मान लीजिए मैंने आपको एक फिल्म दिखाई, एक मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है, उसका नाम है भूमिका। उसमें एक एक्ट्रेस है स्मिता पाटिल, उन्होंने एक एक्ट्रेस का ही रोल किया है। भूमिका मतलब शी इज एन एक्ट्रेस, बहुत अच्छी फिल्म है। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा। मुझे पसंद आई तो आपको क्यों पसंद नहीं आएगी? हाँ एग्जैक्टली, आपका टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग। ये टेस्ट क्या है? टेस्ट मेमोरीज हैं। तो जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो हम वीडियो देखते नहीं है, हम अपने मेमोरीज से उसको कोइंसाइड कराते रहते हैं। मैच होगा तो हम उसको देखेंगे, नहीं मैच होगा तो बोलेंगे बोरिंग है। और जो आदमी इस तरह की लाइफ जीता है, उसकी जब मौत होती है तो सबसे कमजोर, सबसे डरा हुआ होता है। 99.999% लोगों की। हम सब जीते जी डरते हैं यार। हम डरते इसलिए हैं बिकॉज हम पास्ट में जीते हैं। हम दुनिया से एक्सपीरियंस चुरा चुरा करके हमारी मेमोरी में छुपा छुपा के रखते हैं, और उसी में से निकाल निकाल कर जीने की कोशिश करते हैं। जैसे एक भैंस नहीं जुगाली करता है, खाना खा लिया, उसके बाद निकाल करके उसको चबाता रहता है वो। हाँ, हम भी वही मेमोरीज को चबाते हैं। मैं आपको समझा नहीं सकता ये कैसा होता है लिविंग इन द एटर्नल नाउ। ऐसा आदमी कभी किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होता। आई विश कभी आप इसके बारे में जानना चाहें, आपके अंदर में ऐसी वासनाएं आए कि आप जानना चाहें व्हाट इज एटर्नल नाउ। कृष्ण दिखा रहे थे अर्जुन को, देखो अर्जुन, ये सब जो मर रहे हैं वो सब एटर्नल नाउ में आ रहे हैं और इसी में से निकल के जा रहे हैं। अभी तो देख करके अर्जुन बेचारा डर गया। अर्जुन क्यों डर गया? बिकॉज उसकी वासनाएं डेथ से रिलेटेड जो थी, मेमोरीज, वो सब डरावनी थी। उसके लिए डेथ खराब चीज था। एक एटर्नल नाउ में, एक कृष्ण के लिए डेथ और लाइफ दोनों एक चीज है। डेथ इज द लॉ ऑफ बीइंग एंड वाइज डिस्क्राइब इट एज लाइफ। अलग ही टाइप की गेम होता है उनका। उनका पैरामीटर अलग होता है, वो दुनिया को नापते ही अलग तरीके से। कृष्ण कैसे सोचते हैं हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए हम खाली भीख मांग सकते हैं उनसे, भगवान प्लीज प्लीज मेरे लिए ये दे दो, मेरे लिए वो दे दो। मैं चाहता हूं आप ये जान लीजिए कि आपके सेक्शन 2 और 3 जब खुलते जाएंगे तो आप एटर्नल नाउ में जी पाएंगे। सेक्शन 2 और 3 जब आपका डेवलप होगा तो उसमें आपको सिद्धियां मिलेंगी, जैसे गोरखनाथ को सिद्धि मिली। लेकिन वहां रुकना नहीं है, लाइफ आपको टीचर भी भेजेगी। प्रभुलिंग आए थे इनके पास, ऐसे ही आपके पास भी टीचर आएंगे, अलग अलग रूपों में आएंगे, छुप छुप के आएंगे, और आप पहचान भी जाएंगे। लेकिन कभी भी रुकिएगा मत। कैसे मत रुकिएगा? मतलब किसी नशे में मत जाइएगा, न शराब के, न पैसे के, न पावर के नशे में, किसी नशे में मत जाइएगा। ये अपने आप को बचाइएगा नशों से। अभी कोई नशा है आप लोगों को, वो उनका नशा है। इसके लिए अपने आप को तैयार करिए। कोई भी अगर नशा है, इसका मतलब आपके ब्रेन में नशों में फंसने वाली स्टेट है। आज ये नशा है, कल को ये चेंज होकर दूसरा नशा आ जाएगा। अगर नशा है तो सफरिंग आने की पॉसिबिलिटी है फिर से। इसलिए सेक्शन 4 तक पहुंचिए, प्रभुलिंग तक पहुंचिए, और फिर आप ओमनी सेंस और ओमनी प्रेजेंस की स्टेट में पहुंचेंगे। मैं कैसे बताऊं यार क्या होता है ये ओमनी सेंस, जिसमें आप सब कुछ जानते हैं। ओमनी प्रेजेंस, आप सब जगह रहते हैं। क्योंकि मैं कुछ भी बताऊंगा
तो बातें सुन करके आपके अंदर में खाली वासनाएं आएंगी, ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ। और फिर मैं बोलूँगा शक्तियों को यूज़ नहीं करना, तो बोलेंगे फिर क्या फ़ायदा बड़े पापा। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि मुझे वीडियो गेम दे दिया लेकिन बोल रहे हैं खेलो मत, फिर क्या फ़ायदा ओमनी सेंस और ओमनी प्रेजेंस का। इससे अच्छा हम अपनी मोबाइल देख लें। व्हाट इज़ द फायदा ऑफ ओमनी सेंस एंड ओमनी प्रेजेंस? व्हाट इज़ द फायदा ऑफ सेक्शन 2, 3 एंड 4 डेवलपिंग? फ्रीडम। आप किसी भी कितना भी खूबसूरत जेल में हो, आप रहे तो जेल में, आपको मैं उस रूम में बंद कर दूं और ढेर सारा इंटरनेट दे दूं, ढेर सारा खाना दे दूं, लेकिन बोलो मुझसे बाहर नहीं आना है। ये स्टेट आपकी है। ये वही बड़ा सा मैट्रिक्स है जिसमें आपको खूब खाना पीना रहना, मौज मस्ती सेक्स सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप अपनी मर्जी से आ नहीं सकते इस दुनिया में, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। आपका जन्म और आपकी डेथ दोनों पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो जेल ही तो है। इस जेल को पहचानिए। अगर पहचान जाएंगे तो आप निकल जाएंगे, और जब निकलेंगे तो कैसे पता चलेगा आप निकल गए? ओमनी सेंस एंड ओमनी प्रेजेंस। लेकिन एक खास ज़नुगा में खाली चीज़ बोली गई और कहीं नहीं बोला गया। ये जो ओमनी सेंस है ये एक आम आदमी के कंपैरिजन में है। ओमनी सेंस का मतलब होता है जो सब जगह प्रेजेंट हो। जैसे मैं आपसे कहूं समुद्र का पानी कितना दूर है, अरे जहां तक तुम सोच सकते हो वहां तक। समुद्र का पानी कितना फैला होता है? पूरी धरती पे। लेकिन पूरी धरती कितनी बड़ी है हमको पता नहीं। तो हम कह सकते हैं पानी जो है सर्वज्ञ है, ओमनीसेंट है। लेकिन स्पेस में थोड़ी है, स्टार कैनोपस पे थोड़ी है, सूरज के पास थोड़ी है। इसको बोलते हैं इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग। ओमनीसेंस है लेकिन इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग। ये हमको पहले से ही फ्यूचर के पावर्स के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि घमंड ना आए हमारे अंदर। आज का लास्ट सूत्र है, जब आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के अपनी चेतना के परम स्टेट में पहुंच जाते हैं, लास्ट स्टेज पे, आदमी की बॉडी और इसमें से निकलने वाले सारे लिमिटेशन से आपको फ्रीडम मिल जाती है, लिबरेशन मिल जाती है। और ये फ्रीडम क्यों मिलती है? बिकॉज आपके बॉडी में फिजिकल बॉडी की और मेंटल बॉडी की, मतलब हमारे माइंड की, अंदर की और बाहर की IES सेंटर का एकदम परफेक्ट हार्मनी हो गया है। आप लोग देख पाते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, दिन में बातें करते हैं, अपनी इन हार्मनी को देख पाते हैं? अपने माइंड की इन हार्मनी नहीं देख पाते। इसका मतलब आप नशे में रहते हैं क्या? हाँ, जब आप नशे में रहते हैं तो आपको मालूम कैसे पड़ता है कि हम नशे में हैं? ये तो ऐसे है जैसे आप नींद में हो और आप बोले हाँ मुझे पता है मैं नींद में हूं। थोड़ा सा तो पता चलता होगा इन हार्मनी, डिस्टर्बेंस, कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, आपको पता है क्यों नहीं मालूम पड़ता? क्योंकि आप एफर्ट नहीं लेते हो इसमें से निकलने का। जैसे कोई आदमी काउच पे बैठा हो और टीवी देखता हो और उसने कभी योगा किया ही ना हो, कभी कोई एक्सरसाइज किया ही ना हो, तो उसकी बॉडी में कोई पेन नहीं होगा। पेन तो उसको होगा जो जाकर के सर्वांगासन, भुजंगासन, वृक्षासन कर रहा है, सूर्य नमस्कार कर रहा है, ताड़ासन कर रहा है। आपने कभी एफर्ट नहीं लिया। जितना कम एफर्ट लेंगे उतना ही आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं पता चलेगा। हाँ, पता चलेगा लेकिन एक्सीडेंट्स पे, और उसमें हमेशा आपका माइंड कहेगा स्टोरी मेकिंग माइंड, मेरी गलती नहीं है बड़े पापा, वो दीदी की गलती है। और दीदी का माइंड क्या बोलेगा? बकवास ना करो, पूरे संसार की गलती है। लड़की हो ना इसलिए गलती, इसलिए सब मेरे साथ हो रहा है। बेटा होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। देखो अभी भी कह रही सही बात मैं क्या कहना चाहता हूं मालूम है? अगर आपको अपने माइंड की इन हार्मनी नहीं दिखाई देगी तो आप उसमें से निकल भी नहीं पाएंगे। आपको अगर पता नहीं चलेगा आप जेल में हैं तो आप उसी में खेलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, जिंदगी भर घूमते रहेंगे। जैसे मैट्रिक्स में मॉर्फेस बोलता है, इसके मैट्रिक्स के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो इतना इनर्ट है कि उनको पता भी नहीं कि वो जेल में है। वो एक आदमी था जो मैट्रिक्स में घुसकर अमीर आदमी बनना चाहता था, जेल में घुसना चाहता था। हम सब वही हैं। जब भी कोई सफरिंग हो, हल्की सी भी सफरिंग हो, इनफैक्ट जानबूझ के अपने आप को सफरिंग दीजिए। ज़नुगा में तो ये भी कहा गया है कि आपको अपना थोड़ा सा सफरिंग देना चाहिए। आप अगर गर्मी में रह सकते हैं तो गर्मी में रहिए, अगर कम स्वाद का खाना खा सकते हैं तो वो खाइए। थोड़ा सा सफरिंग दीजिए ताकि आपको याद हो मैं बॉडी में फंसा हुआ हूं, पसीना आ रहा है, दर्द हो रहा है, मतलब बॉडी में फंसा हो ना। मेरे बचपन की कहानी, बहुत फेवरेट कहानी थी, मैं उसको बार बार सुनता था। एक साधु बाबा थे, वो सेक्शन 3 में पहुंचे कि 4 में पहुंचे पता नहीं, उस समय तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ध्यान मन करते थे। और ऊपर आकाश में शंकर और पार्वती घूम रहे थे, और पार्वती उस आदमी की हालत देख करके बोलती, अरे ये बेचारा जंगल में ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, न बैठने की जगह, न रहने का घर, न कपड़े कायदे से, तो भगवान इसको कुछ दे दीजिए ना। ऐसी कहानी है।
फिर भगवान बोलते तुम जानती नहीं, वो बहुत एनलाइटेंड आदमी है, उसको छोड़ दो उसके हाल पे। तो पार्वती को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो जाके देखना है उसको कि ये कैसे कैसे एनलाइटेंड है, मैं उसको कुछ देना चाहती हूँ। उसके सामने पहुँच गई रूप बदल करके, बोली बताओ, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ी खुश हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। तो बोलते कुछ नहीं चाहिए माता जी, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बाय बाय। उसको कुछ चाहिए नहीं था। देवी ने कहा नहीं, मैं आई हूँ, जैसे शमशान तारा बोलती है ना, मैं आई हूँ, तुम्हें कुछ लेना पड़ेगा। तो माता जी राम राम, पीछा छोड़िए जाइए। गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगे नहीं कुछ तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगी। बोलते बस माता जी यही तो चाहिए था, इस बॉडी में खाली एक ही प्रॉब्लम थी, जब सुसु पॉटी करता था छुपना पड़ता था, जानवर की वो टेंशन ही नहीं है। ये एक कहानी है, अदरवाइज जानवर को बहुत टेंशन है यार, कोई शेर खा रहा है, कभी कोई कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, खुजली हो रही है, बहुत बीमारियां होती जानवरों को भी। लेकिन ये चीज़ सुन करके ऐसी कहानी है कि वो देवी माँ बड़ी खुश हो गई, और फिर देवी माँ ने उससे आशीर्वाद मांगा, सिखा कि तुम जब अगले जन्म तुम्हारा होगा तो तुम मेरे बेटे बन के पैदा होना। तब कहते हैं वो गणेश भगवान बन के पैदा हुए। आपको अपने अंदर की इन हार्मनी को पहचानना है बच्चों। अगर भूख नहीं जानते तो खाना नहीं समझ में आएगा, अगर पेन नहीं जानते तो आपको जॉय नहीं समझ में आएगा, अगर मिस्टेक नहीं जानते तो परफेक्शन नहीं समझ में आएगा। ये सेकेंड टाइम ज़ेनोगा में इस चीज़ को कहा गया है। एकदम शुरू में कहा गया था, एकदम शुरू में, कि ज़ेनोगा में सारे सेंटर्स का परफेक्ट हार्मनी में आना, IESM का परफेक्ट हार्मनी में आना और सेक्शन 2, 3 और 4 का खुल जाना, ये ज़ेनोगा का काम था, ये थियरी और ये प्रैक्टिसेस था। ये आपको पॉसिबल हो पाएगा जो बाकी लोग, दुनिया के जितने भी लोग हैं, उनको अरबों जन्म लग जाएंगे उसी चीज़ को पहुंचने के लिए, पाने के लिए, जो आपको इंस्टेंटली हो जाएगा अगर आपका ब्रेन परफेक्ट हार्मनी में पहुंच जाए तो। इसको ऐसे समझो बॉडी नहीं सितार है, और इसको चलाना सीखो। और अगर इन हार्मनी समझना है ना, तो सबसे आलसी आदमी के लिए इन हार्मनी कैसे समझ में आएगी? ट्राई टू प्रोड्यूस थॉट्स, गुड थॉट्स, ग्रेट थॉट्स। बुक्स पढ़ के ना उसको धीरे धीरे एसिमुलेट करने की कोशिश करो। खाली पढ़ो मत, उसमें से नॉलेज को बाहर भी निकालो। जब थॉट्स को आप एक सही अंडरस्टैंडिंग की तरह बाहर निकाल पाते तो उसका मतलब इन हार्मनी है। आई सेंटर तो समझा, लेकिन ई सेंटर समझ नहीं पा रहा है। अभी तक ई सेंटर को वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगी है, इसलिए उसमें क्रिएटिविटी नहीं ला पा रहा है। ट्राई टू क्रिएट समथिंग, ट्राई टू डू समथिंग, तो उसमें आपका वो अच्छा नहीं बनेगा। जब अच्छा नहीं बनेगा इसका मतलब इन हार्मनी है। और सबसे आसान तरीका है अपनी इन हार्मनी को चेक करना, आपस के रिलेशनशिप को देख लीजिए। अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली नहीं ट्रीट कर सकते, अगर एक दूसरे के ऊपर आप अपना पावर यूज कर रहे हैं, अपनी सीनियरिटी, अपनी मसल पावर या अपना ईगो, इसका मतलब आपके ब्रेन में इन हार्मनी है। हम रिश्तों के बने हुए हैं और रिश्ते ही हमको परेशान करते हैं। बाप बेटे के रिश्ते, हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली, लविंगली, केयरिंगली नहीं ट्रीट कर सकते, इसका मतलब आप इन हार्मनी में हैं। ठीक है, कल और पढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।